सो स्टार्ट करें फिर। आज कराएंगे सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट, द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डिफेंडर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बात करेंगे। देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे में अलग अलग एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनाई है, राइट। फेडरल लाइक यूनिटरी कहते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट जुडिशियल सिस्टम उसमें इंटीग्रेटेड बनाया है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सबसे पहले लोअर कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ये सारे के सारे कोर्ट्स सारे के सारे स्टेट लॉज एज वेल एज सेंट्रल लॉज लागू करते हैं। ठीक है, सिस्टम समझ आ रहा है। एक कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो, आप ऊपर को जा सकते हो, देन अगेन। समझ आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। समझ आ रही है कहानी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनी थी? लिख लो, चलो लिखना शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल थी। हाँ भैया वही बनी थी। बंगाल की नहीं पूछ रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनी थी? फेडरल कोर्ट 35 में बनी थी। लिख लो चलो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 28 जनवरी 1950। 8 28 वह सब कुछ 26 जनवरी पे करवाओगे? नहीं भैया, 2 दिन बाद बनी थी 1950। ठीक है, 28 जन 1950 जब ये बनी थी तब 8 जस्टिस थे। 8 जस्टिस बोले तो 7+1, ठीक है। एक चीफ जस्टिस और एक मतलब 7 अदर जजेस। समझ आ रही कहानी। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाँ भाई, क्या नाम है इसका? प्रशांत। फर्स्ट सीजेआई कौन थे? भूल गए, डूब के मर जाओ। हरिलाल जे कान्या, HJ कान्या, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन से हैं? मुझे तुम DY का फुल फॉर्म बताओ। एनीबॉडी हु नोज द फुल नेम ऑफ आवर 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दयाराम। बेसिक क्वेश्चन है, बेकार से पेपर में आ सकता है। एफकेट में क्या पता आ जाए। जी बोलो, ऐसे अटपटे सवाल देते हैं कभी कभी। धनंजय यशवंत चांद्रचूड़। धनंजय वाई से यशवंत, ठीक है। धनंजय यशवंत नाम है, पता होना चाहिए नॉर्मल, एक बेसिक है। हरिलाल जे कान्या, उनका धनंजय यशवंत चांद्रचूड़। ओके, ही इज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, आपके प्रेजेंट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34, यानी 33+1, 33 अदर जजेस एंड 1 इज CJI। समझा गई कहानी? आ रही कहानी समझ में? गुड। 34 है, 33+1, ठीक है। 35 है, 34+1। मैं कहाँ हूँ भाई तुम लोग? हैं? लिख भी देता हूँ, देखते भी नहीं हो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। 1+7 स्टार्टिंग, 1+33 नाउ। ठीक है भैया, क्यों नहीं आ सकता? प्रेसिडेंट स्ट्रेंथ है भाई, और जब बनी थी तब इतनी स्ट्रेंथ है। 2019 में बनी हुई, ये उतने हुए हैं 2019 में, ठीक है। कभी कभी बढ़ते हैं तो यू शुड नो। कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, नो डाउट आ सकता है यार। अभी ठीक है, 2019 में। हाँ 2019 में, 2 साल पहले, ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं है। तो ये कहानी है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई इनको अपॉइंट कौन करता है? द जजेस, यानी जस्टिस बोलते हैं इनको, जस्टिस। ओके, पहले तो ये लो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम ने कहां से लिया? वी टुक द सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सुपरसीड करा, ठीक है। लेकिन इसकी पावर्स फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। पहले एक ब्रिटिश प्राइमरी काउंसिल होती थी जिसमें ये हाईएस्ट अपील जाती थी कि किसी की नहीं मानेंगे तो वहां पे केस फाइल करेंगे। बट नाउ द फाइनल एपेलेट अथॉरिटी एट द एंड कहां पे अपील मारोगे आप? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लिख लो, सुप्रीम कोर्ट
सुपरसीड द फेडरल कोर्ट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. However, its jurisdiction is greater than that court. इसका jurisdiction बड़ा है उस वाली कोर्ट से. ठीक है. अब आता है अपॉइंटमेंट कैसे होता है. देखो अपॉइंटमेंट में ना बहुत लंबा केस चला है इन लोगों का. ये जो केस है, जो 4 केस लिखे हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, ये अपॉइंटमेंट के केसेस हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें लिखा था साफ साफ कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन, CJI की बात करते हैं पहले. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया should be appointed by the President of India. क्या? President of India after consulting with judges of Supreme Court as well as High Court. वो High Court और Supreme Court जजेस को कंसिडर करेगा और उसके बाद किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है. ठीक है भाई. अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड. अदर जजेस यानी कि जो मैंने बताया ना अभी, प्रेजेंट देयर आर स्ट्रेंथ इज 33+1. ये करेगा प्रेसिडेंट, बनाएगा आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके. इनको कैसे अपॉइंट करेगा? आफ्टर हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज CJI कंसल्टेशन. समझ आ गई? ये 3 लोगों को कंसल्ट करके प्रेसिडेंट साहब इनको बनाएंगे. अब सवाल उठा कि CJI की कंसल्टेशन बाइंडिंग है. जो CJI बोलेगा उसका नाम पक्का दर्ज करना पड़ेगा, उसको पक्का जज बनाना पड़ेगा. ये बात उठी. फाइनली फर्स्ट जजेस कम इन 1982. उसने बोला कंसल्टेशन, द वर्ड कंसल्टेशन विद CJI इज नॉट इक्वल्स टू कंकरेंस. मतलब बाइंडिंग नहीं, कंसल्टेशन है, कंकरेंस नहीं है, मानना ही नहीं. ठीक है, समझ आ रही है? इसमें कंसल्टेशन को, इन दिस केस कंसल्टेशन विद CJI इज नॉट इक्वल्स टू कंकरेंस. समझ आ गई? कि भाई ऐसा नहीं कि अगर उसने कंसल्ट किया और CJI ने 2 नाम बोले तो प्रेसिडेंट उसको मानेगा ही मानेगा. नॉट रिक्वायर्ड. चेंज भी कर सकता है. समझा इतनी सी बात. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस में क्या बोला 1983 में कि CJI की एडवाइस क्या है? बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे. जो नाम CJI प्रपोज करेगा प्रेसिडेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, that name should be that person should be appointed as the judges or justice of the Supreme Court. समझ आ रही इतनी सी कहानी? पहली चीज. दूसरी चीज, CJI अकेला प्रपोज नहीं करेगा नाम. CJI क्या करेगा? पहले 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस लेगा. मतलब जो एडवाइस देगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अभी यशवंत साहब हैं, धनंजय साहब, तो धनंजय साहब जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को किसी जस्टिस, मान लो कि इन सुधीर और रोहित का नाम दिया, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे. ठीक है, वो अकेले नाम नहीं दे सकते. उनको सुप्रीम कोर्ट के ये जो 33 जज हैं, इनमें से 2 सबसे ऊपर वाले 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि मैं ये 2 नाम दे रहा हूं, क्या आप एग्री करते हैं? बोले हाँ, हम एग्री करते हैं. बोले ठीक है. तो जो कंसल्टेशन होगी, जो एडवाइस होगी, वो आफ्टर कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यानी प्रेसिडेंट साहब सिर्फ उन्हीं बंदों को अपॉइंट करेंगे जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट का CJI बोलेगा आफ्टर कंसल्टिंग विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस. समझ आ गई इतनी सी कहानी? उन्हीं बंदों को अपॉइंट करेगा. आई बात समझ में? इस बात को बीते फिर ऐसे हुआ. देन फाइनल 1998 में राष्ट्रपति जी ने अंडर आर्टिकल 143 एडवाइस मांगी कि भाई क्या सिस्टम है. हाँ, एक और चीज, ये जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इसे कोलेजियम बोलते हैं. कोलेजियम, जो आजकल तुम सुनते हो कोलेजियम सिस्टम, इट्स अ कोलेजियम सिस्टम. ठीक है, द कोलेजियन ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस. अभी तक 2 हैं. सेकंड जजेस केस ने कहा. बाद में एक बात बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लो इसमें कि बाद में जो केस डील करेंगे, एक केस था कि CJI किसको अपॉइंट करें. CJI किसको अपॉइंट करें? नॉर्मल अप टू 1973 सीनियर मोस्ट जजेस को CJI बनाते थे. जो भी सीनियर मोस्ट होगा, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ सर्विस, उसको बनाएंगे क्या? CJI. बट व्हाट हैपेंस, 1973 में ये क्रोनोलॉजी टूटी. एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी. 3 जजेस को सुपरसीड करके एक बंदे को चौथा था सीनियर मोस्ट में, उसको CJI बनाया. द पर्सन नेम वाज A.N. रे. उसने सुपरसीड करा
सैलत, हेगड़े एंड ग्रोवर को, ये जस्टिस का नाम है, जस्टिस सैलत, जस्टिस हेगड़े एंड जस्टिस ग्रोवर। क्यों? केस वृंदा भारती केस, इन तीनों ने गवर्नमेंट के वही वाली चीज अगेंस्ट में बोला था। ठीक है, फाइनली ये सिस्टम टूटा दोबारा से इन 1977 जब एमयू बेग को सीजेआई बनाया गया। किसको हटा के? एचआर खन्ना, जस्टिस खन्ना, ठीक है, उन्होंने भी खतरनाक जजमेंट दी थी। फाइन, तो जब ये सिस्टम टूटने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ही फाइनल कर दिया। सेकंड जज केस में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सीजेआई सिर्फ वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट होगा। इट्स बाइंडिंग, ये नहीं कि आप कोई भी बना दोगे। ओनली सीनियर मोस्ट जजेस विल बी द बिकम द सीजेआई आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सीजेआई। समझ आ रही थी सी कहानी? ठीक है, इसलिए हमें सीनियर मोस्ट बनता है। ठीक है, ये इन्होंने इस जजमेंट में बोल दिया साफ साफ, क्लियर, एकदम क्लियर कट। थर्ड जज केस आया, इसमें बोला प्रेसिडेंट बोला कोलिजियम सिस्टम है क्या, प्लीज ठीक से समझाइए मुझे। तो थर्ड जज केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला, थोड़ा और एलिब्रेट किया, बोला कोलिजियम सिस्टम वही है कि सीजेआई की एडवाइस बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, लेकिन पहले 2 बंदों का कंसल्टेशन चाहिए था उसको, नाउ द कोलिजियम ऑफ 4 जजेस। समझाइए कहानी? आज प्रेसिडेंट में ये मामला चल रहा है। सीजेआई सिर्फ उन्हीं बंदों के नाम देगा जो कि 4 सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करके, और अगर इन 4 में सपोज फॉर एग्जांपल मैं सीजेआई हूं और मैंने इन दोनों का नाम दिया और 4 बंदे ये 4 बंदों मैंने कंसल्ट किया, ठीक है, इन 4 में से अगर 2 बंदों ने ही बोल दिया कि नहीं ये इनका नाम नहीं, ठीक है, तो 2 बंदों ने भी उन 4 बंदों से मना कर दिया या अलग एडवाइस दी, तो मैं इनके नाम आगे नहीं भेज सकता। समझ आ गई इतनी सी बात? दिस इज कोलेजियम सिस्टम प्रेजेंटली वर्किंग 4 का 4 जजेस का कोलेजियम है बेसिकली, 4+1 1 इज सीजेआई, राइट। अगर 2 ने भी एडवर्स एडवाइस दे दी तो भाई मैं आगे प्रेसिडेंट को नाम नहीं दूंगा और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होगा फिर उस एडवाइस से, ठीक है। सरकार को बेकार लगा, बोला सरकार बोला ऐसे तो यार ये तो अपनी मनमानी करेंगे, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। सरकार ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया, 99th अमेंडमेंट एक्ट, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसपे उन्होंने एक कमीशन बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2014 की बात है, ठीक है, अगर कुछ आइडिया होगा तो याद आ रहा होगा तो सोचना उसके बारे में। 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया उन्होंने, एक्ट पास किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, उसमें लाइक गवर्नमेंट के मेंबर्स डाले कि ये बंदे अपॉइंट करेंगे जजेस को। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4th जज केस 2015 में नल एंड वॉइड करार कर दिया और दोबारा से ओल्ड कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट जजेस अभी प्रेजेंट है। ये कहानी चल रही है। कौन अपॉइंट करेगा उसमें? जो ऊपर वाले में एनजेसी, हाँ, कौन अपॉइंट करेगा? अरे कमेटी बनाई एनजेसी में, एक कमेटी बनाई, उसमें पीएम साहब होंगे, उसमें लॉ मिनिस्टर होगा, उसमें 3 जजेस में ऐसे कमेटी करेगी, ठीक है, इस टाइप से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दिस इज वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज यू आर टेकिंग द पावर ऑफ जुडिशरी, है ना, you are encroaching upon the power of judiciary because we as a member we are the different organ of the government, so we have different rights, ठीक है। executive has no role in appointment of this, इतना नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वरना पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएगा अपॉइंटमेंट और जजेस इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात को उन्होंने फिर क्या करा, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। इसको लिख लो भैया। इस केस में जो पहले वाले केस थे इनमें भी तो उनकी खुद की मोनोपोली चलेगी ना? यस, तो जुडिशरी है, जुडिशरी के यही तो अच्छी बात है, जुडिशरी अपना खुद देख रही है, तो एट द एंड क्या है, उसके ऊपर किसी की पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है, इट्स अ सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लाइकवाइज एग्जीक्यूटिव, लाइकवाइज लेजिस्लेटिव, जुडिशरी इज अ सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी इज देयर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। अगर वो अपना मामला खुद नहीं देखेगी तो भाई अगर पॉलिटिकली मोटिवेट सरकार के हाथ में दे दिया पॉइंट करना, तो सरकार सिर्फ उन्हीं बंदों को जज बनाएगी जो आगे चल के बोलेंगे कि हाँ हम आपका काम करेंगे। समझ आ रही है? सो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज सेपरेट बॉडी। फर्स्ट जजेस केसेस में क्या हुआ, कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। कंकरेंस मतलब CONCURRANC, कंकरेंस मतलब मानने का नहीं है, ऐसा नहीं बाइंडिंग ही होगी प्रेसिडेंट के लिए। समझ आ गई आज कैसे कैसे होता है अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस किसका होगा, हमेशा सीनियर मोस्ट का, एज पर सेकंड जजेस केस। ये जो कन्वेंशन कब वायलेट हुआ था पहली बार 1973 में, फिर 1977 में, पहले में थे एनरे, फिर में थे एमयू बेग। ओके, लिख लो चलो। क्वालिफिकेशन ऑफ जज, 3 क्वालिफिकेशन है जज की, जज बनने की।
पहली क्वालिफिकेशन, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है आपको कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा। यू हैव टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। अदरवाइज अगर ये नहीं हो तो क्या हो सकते हो, 10 साल के लिए हाई कोर्ट के क्या हो सकते हो आप, एडवोकेट। यू हैव टू बी द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। ये भी नहीं हो, तीसरी क्वालिटी, यू मस्ट बी द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब कि एक इसी लेजिटिमेट लाइन में, लॉ की लाइन में एक अच्छे से डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट की नजरों में, ठीक है। यानी ये भी बन सकता है, कोई भी, देयर इज नो मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक 5 साल का बच्चा ही बन सकता है, 5 साल का बच्चा, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया ही इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन माय आईज। प्रेसिडेंट मतलब कैबिनेट, ठीक है, लिख लो। क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड लिखो, सेकंड में पहला, सेकंड का ए पार्ट, ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। He would have been advocate of High Court for 10 years. He could have been, मतलब he must be a distinguished jurist in eyes of डिस्टिंग्विश्ड क्या भैया, distinguished jurist in eyes of jurist सर्विस होती है ना, jurist in opinion of president, eyes of president, okay। so लिख लो, the constitution has not prescribed, therefore the constitution has not prescribed the minimum age। दो ही क्वालिफिकेशन है, 3 तो हो गए, 2 हो गई, 2 मस्ट है, इन दूसरी में से कोई एक होनी चाहिए, समझे। दूसरी जो 3 पार्टी लिखवाई है मैंने, 3 ऑप्शन लिखवाए हैं, पहली तो कंफर्म होनी चाहिए, ये 2 मस्ट है, दूसरी में से तीनों में से एक ऑप्शन, ठीक है, समझ आ गई ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द ओथ टू द जजेस वर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, or the person appointed by him। और टू द जजेस, कितनी सैलरी है जजेस की, 2,50,000 महीने की, और सीजीआई की 30,000 ज्यादा है, 2,80,000। हाई कोर्ट के जज को गवर्नर करवाता है, लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा हाई कोर्ट के जजेस को, बट ओथ दिलवाता है वहां पे गवर्नर, ठीक है। ठीक है भैया। इसमें भैया ओनली सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है भैया। टेन्योर भी फिक्स नहीं है इनका, और पर्सन असाइन, वे शांत रहो। टेन्योर भी फिक्स नहीं है। टेन्योर क्या है, 65 साल की उम्र, जैसे इनकी 65 साल उम्र होगी ये रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 2 साल रहोगे, 3 साल, कोई नहीं है, 65 साल की उम्र इनका टेन्योर है। द मैक्सिमम एज नहीं सुनेंगे भैया, ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज 65 years। आप तो नौटंकी कर रहे हो, बंदर बना, अरे कुछ और पूछ रहा था, अब 65 years। ठीक है। और कैसे रिमूव हो सकता है, या तो रिजाइन कर दे, किसको, प्रेसिडेंट को। सेकंड, ही कैन बी रिमूव बाय गिविंग रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, he can resign by giving resignation to president। Third case, जो फर्स्ट केस का लिखा आपने, 65 साल का होगा, हट जाएगा। सेकंड केस का भी रिजाइन कर दे। थर्ड केस लिखो, थर्ड, he can be removed from the office by the president on the recommendation of parliament। ये आता है भाई क्वेश्चन, ठीक है।
He can be removed by office by President on the recommendation of Parliament of India. क्या उनको पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है? यस। जज को रिमूव करने का मोशन किसी भी हाउस में आ सकता है, पहली बात। ठीक है, जज को रिमूव करने का मोशन किसी भी हाउस में आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लोकसभा में वो मोशन आना चाहते हो, इन दैट केस दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय 100 मेंबर्स। इफ इन राज्यसभा इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स इंट्रोडक्शन के लिए। समझ आ रही कहानी? सपोज 100 बंदे लोकसभा के गए, लोकसभा में आया और 100 बंदे गए लेके कि भाई स्पीकर साहब हमें इस जज को निकालना है, हम ये मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रिमूवल ऑफ जज के लिए। स्पीकर का खुद का डिस्क्रिप्शन है, उसकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मान लो उसने कर लिया, फिर क्या होगा? वो करते के साथ ही एक कमेटी बिठाएगा। कितने मेंबर की? 3 मेंबर की। उन 3 मेंबर में कमेटी में कौन होगा? या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर सीजेआई होगा। दूसरा मेंबर कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। एनी हाई कोर्ट, पूरी जितनी अभी हमारे पास 22-25 हाई कोर्ट है, उनमें से कोई भी हाई कोर्ट का जज हो सकता है। अ पर्सन ऑफ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, वही जो 3 कंडीशंस थी, है ना? तो ये 3 बंदे होंगे भाई जो देखेंगे कि ये जो चार्जेस इन लोगों ने लगाए हैं वो सही है या गलत है। अगर ये हाँ बोलते हैं कि हाँ भाई वी फाउंड गिल्टी, अब चार्जेस किस पे हो सकते हैं? चार्जेस भी तो होंगे कि क्या क्या कॉज क्या है? द कॉज इज टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर ये बोल देंगे हाँ ही हैज like the committee is found that the person is suffering from misbehavior and the person is suffering from incapacity, in that case he must be removed, तो इन्होंने yes बोल दिया। ठीक है, इन 2 केस में या तो ये होगा या फिर ये होगा। समझ आई कहानी? उन्होंने बोला ठीक है भाई हाँ, फिर ये जैसे ही हाँ बोलेंगे फिर वो लोकसभा में वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग होगी। वोटिंग होगी स्पेशल मेजोरिटी वाली, वही वाली 368 वाली। कौन सी वोटिंग? 50 मेंबर्स ऑफ द मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, ये वाली मेजोरिटी होगी। अगर लोकसभा में पास होता है फिर देन ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वोटिंग होगी। अगर वो पास कर दिया, जैसे ही दोनों के दोनों पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेगा कि भाई इस बंदे को निकाल दो, निकल जाएगा। ये सिस्टम होता है प्रेसिडेंट को रिमूव, उसको जज या चीफ जस्टिस को रिमूव करने का प्रोसेस। इस प्रोसेस कैसे डील होता है, किस प्रोसेस से डील होता है ये मामला? ये प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ये डील होता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ये सिस्टम चलता है। मेंबर कमेटी बैठी, ये सब फलाना डिगरा। समझ आ गई कहानी? आ रही है कहानी समझ में? कमाल की बात। ये ऐसा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है ना? आप जाओगे कहीं पे भी, नॉर्मल स्टाफ चलता है हर जगह, बस वालों के साथ। ये तो जुडिशरी के मेंबर्स हैं, क्या ये जज को निकालेंगे? कभी नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालते। और यही रीजन है आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है इस प्रोसेस से, कोई भी नहीं। एक बार आया था केस जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ। ठीक है, कमाल की बात, कमेटी ने हाँ भी बोल दी थी लेकिन वोटिंग नहीं हो पाई थी ठीक से। वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी ने वोट खिलाफ में नहीं करी और वो रिमूव नहीं हो पाए कि भाई स्पेशल मेजोरिटी मजाक थोड़ी है। कब आया था ये? ठीक है, इट इज अराउंड 1991-1993। भाई इनकैपेसिटी मतलब? तो लिखो रिमूवल ऑफ जज लिखो, कि लिखो इसमें कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, the grounds for removal are proved misbehavior or incapacity. Proved misbehavior or incapacity. सेकंड क्या था भैया? मिस Proved misbehavior or incapacity. As per Judges Inquiry Act 1968
As per Judges Inquiry Act 1968, following process is there to remove the judges. Number 1 point लिखो. Number 1 point. The removal motion must be signed by 100 members in Lok Sabha or 50 members in Rajya Sabha. The removal motion must be signed by 100 members in case of Lok Sabha or 50 members in case of Rajya Sabha. 2. Present to the presiding officer of the House. To present to the presiding officer of the House. Present to the presiding officer, यानी स्पीकर या चेयरमैन of the House. The speaker or chairman may accept it or may refuse it. The speaker / chairman may accept it or refuse it. ठीक है? If it is admitted, अगर accept कर लेता है, refuse to admit it. If it is accepted, accept कर लेता है. The speaker / chairman, if it is accepted, the speaker / chairman has to constitute 3-member committee. 3-member committee बनाएगा. speaker slash क्या बोल रहे हैं? Chairman has to constitute. If it is accepted, the speaker / chairman has to constitute 3-member committee to investigate the charges. To investigate the charges. The committee should consist of, लिख लो, number 1, Chief Justice और a judge of Supreme Court, CJI या फिर क्या, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सेकंड बंदा कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट. थर्ड बंदा कौन सा होगा? अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. जो ये लास्ट पॉइंट है, ये मतलब कैसे डिसाइड हुआ? प्रेसिडेंट की नजरों में. तो मतलब वो गवर्नमेंट का बंदा है. चलेगा कि ये तगड़ा बंदा है. प्रेसिडेंट जिसको बोलेगा, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया प्रेसिडेंट के लिए, जिसको भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. लिस्ट होता है क्या? हाँ, उनके पास लिस्ट होता है क्या? जितने ही बंदों ने लॉ करा है, जितने ही बंदों ने लॉ प्रैक्टिस करी है, सारे ज्यूरिस्ट ही तो है एट द एंड. उनमें से किसी एक को उठा लेगी. रिटायर्ड मेंबर हो गए, जो रिटायर्ड मेंबर, उनको किसी को उठा लेगी. जो भी है, प्राइवेट भी है. कोई भी, एनीबडी. मैंने बोला ना, इसको ही बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज. इफ द कमेटी फाइंड द जज, बाहर एसोसिएशन को बता सकते हैं. if the committee find the judge to be guilty, not guilty, if the committee find the judge to be guilty, then the motion is taken in the house. Then the motion is taken in the house. The house must pass the bill by the special majority. The house must pass the removal मोशन बाय स्पेशल मेजोरिटी. ये वाली मेजोरिटी है, ठीक है रे भाई. इफ पास्ड बाय बोथ द हाउस, द प्रेसिडेंट पास द ऑर्डर टू रिमूव. इफ पास्ड बाय बोथ द हाउस, देन द प्रेसिडेंट पास द ऑर्डर टू रिमूव. रिमूव हो गया. अब पावर्स लिखते हैं भाई. जुरिसडिक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इफ पास्ड बाय बोथ द हाउस, देन प्रेसिडेंट पास द ऑर्डर टू रिमूव. जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं भाई. इसकी पावर्स कहां तक हैं? पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पहला लिखो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. मैंने बताया
सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट इज गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट इज डिफेंडर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बताया ना चारों चीज। तो फेडरल कोर्ट से क्या बोलता हूं मैं, जब भी किसी दो स्टेट के बीच में, सपोज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भिड़ गए, बोला कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कुछ भी फेडरल, टेरिटोरियल नहीं, फेडरल डिस्प्यूट है, कोई भी फेडरल एरिया का डिस्प्यूट आया, फेडरल से रिलेटेड कोई भी, जब भी कोई यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में डिस्प्यूट आता है, क्या क्या ये हो चुका है शायद। नहीं नहीं ये तो 3 पावर्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ठीक है। नहीं नहीं नहीं, और ठीक है। जब भी कभी फेडरल डिस्प्यूट आता है दो स्टेट में, या फिर सेंटर और कुछ स्टेट, या फिर बहुत सारे स्टेट के बीच में, समझ आ रही है, जब भी फेडरल यूनिट्स में क्या आता है, क्या डिस्प्यूट आता है, इस केस में इनके पास डायरेक्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की कि हमारा मसला सॉल्व कीजिए। समझ आ रही है कहानी इतनी सी। इसे ओरिजिनल मतलब क्या, डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये जो फेडरल यूनिट का केसेस है, इसमें एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी इन दोनों की लड़ाई का, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते ये लोग। द फेडरल, एज अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, एज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज अ ओरिजिनल एंड एज वेल एज एक्सक्लूसिव jurisdiction in case of dispute between different units of federation। समझाया? मैंने 2 वर्ड बोले सुप्रीम कोर्ट की पावर में, फेडरल कोर्ट की तरह। इन वर्ड का समझना इंपॉर्टेंट होता है यार, क्यों ना ऑप्शन में फिर ये वर्ड ही कंफ्यूज करते हैं। मैंने बोला एज अ फेडरल कोर्ट, एज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगी फैसला, और यहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, यानी कि अपील करके जा रहे हैं, डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, और यहां पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। समझ आ गई? लड़ाई होगी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इस केस में जब भी फेडरल डिस्प्यूट आएगा, और डायरेक्टली नॉट वे ऑफ अपील। ठीक है, समझाया? तो लिख लो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, लिख लो इसमें कि एज अ फेडरल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज exclusive as well as original jurisdiction in case of dispute between different units of federation, in case of dispute between different units of federation। ठीक है? यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। सेकंड लिखो रिट जुरिस्डिक्शन, इनका मतलब लिख लेना साथ में, बड़ा घर में भूल जाओगे। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एससी करेगी, और डायरेक्टली मतलब सिर्फ डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। सेकंड इज रिट जुरिस्डिक्शन, इज वाइडर ऑफ हाई कोर्ट, यही ना? क्या यही हो गया, एक आ चुका। सेकंड लेवल रिट जुरिस्डिक्शन, ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू इश्यू द रिट्स। हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल में रिट देती है? 226 एंड सुप्रीम कोर्ट 32। थर्ड लिखो एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एक सेकंड भैया। ठीक है? अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये भी अब 4 पार्ट थे। इसी के ही लिखवा रहा हूं। अपील, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सेकंड अपील इन सिविल मैटर्स, भैया अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सेकंड अपील इन सिविल मैटर्स। थर्ड अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। फोर्थ कॉमेंट लगा के इतना रेगुलर मैटर क्रिमिनल और क्या तब ये ना फोर्थ अपील्स बाय स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव, लीव परमिशन, लीव मतलब परमिशन होता है। स्पेशल। सपोज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आया, उसमें हाई कोर्ट ने बाय जुडिशियल रिव्यू उसको ऐसे से बोल दिया, कुछ भी बोला कि ऐसे से बात है, हाई कोर्ट को लगेगा या किसी को भी लगेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या देनी चाहिए,
इसके बारे में और बताना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाएगी, क्योंकि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें कभी हैवी वर्ड्स थे, लोगों ने इसको लॉयर्स पैराडाइज ही बोला था, ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट लॉयर्स पैराडाइज, मतलब इसमें इतने ज़्यादा हैवी लेजिटिमेट वर्ड्स हैं, लॉयर से लॉ रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स है हैवी, एक कॉमन मैन के लिए समझना मुश्किल था। तो बोला एट द एंड इनको इस वर्ड का मतलब कौन बताएगा, व्हाट विल से द अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है, कि मिसबिहेवियर से पूछा व्हाट इज इनकैपेसिटी, एट द एंड कौन डिफाइन करेगा इसको, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, कौन बताएगा एट द एंड, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आएगी कहानी। तो एट द एंड जब अपील उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो अपील करेंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सिविल मैटर्स, कोई भी सिविल केस होगा, डाइवोर्स फलाना डिगरा, ठीक है, पैसा ऊपर नीचे हो गया, इन दैट केस दे विल अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल मैटर्स, अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट। इसकी भी कंडीशन है, 10 साल से ज्यादा सजा या फिर उम्र कैद अगर हाई कोर्ट से तुम्हें मिली है तब आप अपील कर सकते हो ऊपर। 7 साल 2 साल के अपील करने नहीं जाओगे ऊपर, ठीक है, 10 साल या उम्र कैद। पहले डेथ सेंटेंस था लेकिन कम कर दिया उसको, 10 साल या उम्र कैद अगर तुम्हें मिली है, यू कैन अपील फॉर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ केस, अपील बाय स्पेशल लीव, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, आप अपील नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स अथॉरिटी किसी भी केस को अपने पास लाके डिस्पोज कर सकती है, किसी भी केस को, एनी केस, ये उसका खुद का डिस्क्रिप्शन होगा। आप नहीं बोलोगे प्लीज ये वाली अपील फाइल कर लो, नो, इट्स अ डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो भैया सर्टिफिकेट जैसा नहीं हुआ, वो रिट है, वो अलग पार्ट है, ये उससे भी अलग है। उसमें तो लाइक इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, दिस इज समथिंग विच इज वाइड इनफ, कोई भी केस उठा सकती है, कोई भी केस, एनी केस नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। मतलब तो वही है ना, मतलब एक तरह से जो डिस्पोज भी हो गया उसको भी उठाए खोद सकती है, समझ रहे हो, कोई भी कहीं का भी कैसा भी उठा सकती है, ठीक है, उसी टाइप का है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता रखा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर क्या कहते हैं इसको, कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। अंडर आर्टिकल 143, लिख लो इसको अलग से, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खत्म हो गया, करवा रखा है, दोबारा कर लो। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। 2 केस में एडवाइस मांगता है। नंबर 1 लिखो, आस्क फ्रॉम, ये क्या था, 2 कैटेगरी ऑफ मैटर्स, 2 कैटेगरी ऑफ मैटर्स। पहला केस लिखो, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, पहला पार्ट, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट of public importance, on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise, on any question of law or fact which has arisen or which is likely to arise. Second part, on any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, मतलब वही लॉ टाइप, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, सनद, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं एटसेट्रा। जो पहला केस है, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है, प्रेसिडेंट बोले मुझे एडवाइस चाहिए, बोले नहीं मैं नहीं दे रही, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है, हाँ भी बोल सकती है एडवाइस देने के लिए, ना भी बोल सकती है। बट जो सेकंड केस लिखा है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है एडवाइस देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली गिव द एडवाइस इन सेकंड केस, लिख लो, इन सेकंड केस सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव द एडवाइस, आता है, इन सेकंड केस Supreme Court must give the advice to President, although in first case it may deny. ठीक है, समझ आया कहानी? हाँ भाई प्रशांत, क्या एडवाइस बाइंडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट पे जो भी देगी? है? नहीं होगी? सही बात है, नहीं होगी, ऑब्वियस है। तुम किसी एडवाइस मांगने जाओ, उसने एडवाइस ही बोला यही करेगा अब तो,
तो गलत हो जाए ना सीन। तो एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन एनी ऑफ द अबव केस इज नॉट बाइंडिंग। एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट in any of the above case is not binding. Advice tendered by the Supreme Court to the President in both the cases is not binding on the President. कुछ आर्टिकल हैं, अलग अलग स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट के लिए, लिख लो। Some articles which have special provision with respect to states. तो भाई ये तो बहुत सारे हैं। छोटे से हैं, जे तक हैं, याद करने हैं। जे तक लिख लो। Some articles for special status to different states. आता है क्वेश्चन, रट्टा मार लेना। ऊपर के याद होता है। Some articles which provide special status to different states under Part 21. Part 21 देता है इनको। कौन सा पार्ट देता है? 21। हो जाता है एटीट्यूड में। ठीक है, तो आर्टिकल 370 तो पता है सबको, J&K 371 गुजरात एंड महाराष्ट्र, 371A है नागालैंड, 371B आसाम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 371E सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में सिर्फ, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। 371F बोलो, चुप क्यों गए? सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा के लिए, 371J कर्नाटका। डायरेक्ट आते हैं PYQ में, देखना, रट्टा मारना इनका कुछ नहीं करना। ठीक है, 71 महाराष्ट्र एंड गुजरात, 71A नागालैंड, B आसाम, C मणिपुर, D आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, E सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में होनी चाहिए, F सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा एंड J कर्नाटका। अब कराएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इससे पहले एक बात बताता हूं, देखो लक्ष्मीकांत का मैंने ना यूनियन गवर्नमेंट करवाया तुमको, क्या करवाया? यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें खुद करना है। देखो जो यूनियन में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में कौन काम करता है? गवर्नर। तो मेजॉरिटी चीज सेम है, क्वेश्चन डिफरेंस पे आता है, तो डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करना। जो पार्लियामेंट यूनियन में कर रहा है वही स्टेट असेंबली कहां कर रही है? स्टेट में। डिफरेंस पे फोकस करना है। पढ़ने का तरीका पता लग गया, उसको ऐसे करोगे तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट करवा दी, हाई कोर्ट खुद करोगे। समझ आ रही कहानी क्या है? कैट एंड क्या कहानी है? तो ऐसे काम करना है, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। वो चैप्टर छोड़ो, इसका नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चैप्टर है जो मैंने छोड़ा है, सेंटर स्टेट रिलेशन, किसने करा है? वो है इंपॉर्टेंट है, वो बलवंत राय जी मेहता कमेटी, करगिल कमेटी। तो एक कमेटीज है भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्या हुआ था? एज पर आर्टिकल 40 प्रमोशन ऑफ पंचायती राज इन द विलेजेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही क्या ट्राई करा कि विलेज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाए, गांधी जी का सपना सच किया जाए। ऐसे स्टार्टिंग में उन्होंने करना शुरू किया। तो सबसे पहले एक कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। इनको बोला गया कि कुछ ऐसा बताइए जिससे गांव को, गांव में एक पंचायती राज जैसा सिस्टम आया जाए। ठीक है भाई, इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई गांव में एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहिए। क्या? थर्ड टायर, TIER, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड
पंचायत, बोला पंचायत भी होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत वो भी 3 लेवल पे, पहला, दूसरा, तीसरा। कहां कहां? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन 3 लेवल पे पंचायत होनी चाहिए। समझ आ गई? ऐसा इन्होंने बोला। इन्होंने ये डिमांड नहीं रखी कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनको देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, कि भाई इन्होंने बस बोला होनी चाहिए। ठीक है, साथ में ये तीनों के तीनों इलेक्टेड होने चाहिए। बेसिकली विलेज को पावर देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज एरिया। नॉर्मल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, पीएम मोदी को नहीं पता होगा कि गांव के किसी केरला के किसी गांव में क्या डिमांड है? उनको तो बात बताते 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 तो ऊपर पहुंचेगी। फिर तो गांव एज अ होल को देखेंगे, बहुत सारे गांव या डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, इंडिया का डेवलपमेंट देखेंगे। अपने एरिया का क्या चीज कमी है, क्या चीज नहीं है, किसको ज्यादा पता होगा? जो उस बंदे का, जो उस गांव का मेंबर होगा, जो बंदा उस गांव का मेंबर होगा। राइट, समझ आ रही इतनी सी बात? तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे ही पता होगा लोगों को कि भाई कहां कमी है, क्या डेवलपमेंट करना चाहिए। सरकार से आया ऊपर से प्लान, मान लो कि स्कूल बनाएंगे, अब वहां पे ऑलरेडी 4 स्कूल हैं, वहां पे हॉस्पिटल की डिमांड थी, समझ आ रही है, वहां पे रोड की डिमांड थी, यहां पे कुएं की डिमांड थी, और पकड़ा दिया स्कूल। समझ आ रही है? तो दिस इज समथिंग कि भाई एक सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग ना हो के एक ग्रास रूट लेवल पे प्लानिंग हो और डेवलपमेंट हो, वो ज्यादा सही है। इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी गई कि हर एक विलेज खुद में एक कंट्री की तरह काम करे, हर एक विलेज एक रिपब्लिक की तरह काम करे खुद में। ठीक है, तभी तुम देखते हो गांव में सरपंच होते हैं, पंचायत होती है ना? स्वदेश मूवी देखी है? वेरी गुड। पंचायत देखी है? तो गांव में सरपंच होते हैं। तो ये सब था, तो ये कमेटी आई। तो पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन कहां पे हुआ? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ठीक है, तो पहली बार हुआ। इस कमेटी के बेसिस पे हुआ था। अशोक मेहता जी ने जो कमेटी बनाई थी, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, उसके बेसिस पे गठन हुआ पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया का। कहां पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हुआ कब था? 2 अक्टूबर को ही करा था, गांधी जयंती के दिन 1959 में। ठीक है, तो बेसिकली जो आता है एग्जाम में वो एक कमिटीज आती हैं। पहला क्वेश्चन इनकी क्रोनोलॉजी पे, दूसरा क्वेश्चन इनके रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, समझ आ रही है? अब लिखवाना शुरू करें हल्का हल्का, तो लिख लो। फिर पहले लिखो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, ये इसके बाद आया था, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। इसमें बलवंत राय था? हाँ, देखो ना, तभी तो इन्होंने एक कमेटी बनाई गई। तो लिखो बलवंत राय मेहता कमेटी हेडिंग डाली, इसके रिकमेंडेशन लिखवा रहा हूं। ठीक है, नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier गवर्नमेंट, 3-tier पंचायती राज सिस्टम। 3-tier PRI लिखना, पंचायती राज को क्या लिखना? PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ताकि ज्यादा तुम्हारा 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, है ना? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति ब्लॉक होता है, ब्लॉक BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत सीरीज देखना, समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूं। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट। द विलेज पंचायत, सेकंड पॉइंट है, should be constituted with directly elected representatives, should be constituted with directly elected representatives, whereas पंचायत समिति एंड जिला परिषद, whereas पंचायत समिति एंड जिला परिषद should be constituted with क्यों नहीं लिख रहे? should be constituted with क्या है?
Okay. Indirectly elected members. Indirectly elected members. Panchayat Samiti should be the executive body जो काम करवाने वाली बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी. While the जिला परिषद should be advisory, coordinating, supervisory, मेरे ऊपर कुछ भी advisory, coordinating, supervisory body. The district collector should be the chairman of the Jila Parishad. Should be chairman of the Jila Parishad. After this, Committee, after the recommendation of this committee, the government inaugurated the first PRI in Nagaur district of Rajasthan on October 2, 1959. सेकंड गांव हुई थी आंध्र प्रदेश. अशोक मेहता कमेटी हेडिंग डालो. 59 49 में कैसे बिल्कुल बन सकती, क्या दिक्कत है. अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता कमेटी की सारे रिकमेंडेशन मोस्टली हुए हैं जो बाद में कड़ेल कमेटी ने दी. तो लिख लो इसमें. पहला डिफरेंस था इसमें, ये 1977 में बनी. पहला डिफरेंस क्या था इसमें कि भाई 2 टायर गवर्नमेंट की बात करी इसने. उसने 3 टायर की करी थी, इसने 2 टायर. विलेज और डिस्ट्रिक्ट बीच का मामला ही खा गया ये. ठीक है, वो कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी तो रहेगी नहीं फिर. अलग दिया इसने. विलेज नहीं दिया, मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट दिया. मंडल यानी कि पंचायत समिति वाला पार्ट दिया, विलेज वाला कार्ड दिया. बोला एक एक विलेज में कितना देंगे, ग्रुप ऑफ विलेज को क्लब कर देते हैं. समझ आ गई. ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को बोला, विलेज हटा दिया. विलेज हटा दिया, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लिए बोला. ठीक है, बोल लिख लो. अशोक मेहता कमेटी, इसमें रिकमेंडेशन लिखो. द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम, द 3-tier सिस्टम ऑफ PRI शुड बी रिप्लेस्ड विद the 3-tier PRI system should be replaced with 2-tier system. That is Jila Parishad at the district level. That is Jila Parishad at district level. And Mandal Panchayat below it. डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे ना मंडल पंचायत. मंडल वही ब्लॉक होता. जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लिखवा रहा हूं जो अलग थे इसके, समझ रहे हो. तो इसमें लिखो कि फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. इसने बोला there should be reservation for the SCs and STs. There should be reservation for the SCs and ST on the basis of their population. The constitution recognition should be provided to the PRIs. और क्या बोले इसने, constitutional recognition should be provided to the PRIs. Should be PRI. Constitutional status to be provided to the PRIs. ठीक है. अगला था पंचायती. PRI should have taxation powers. PRI के पास टैक्सेशन पावर्स होनी चाहिए. इन्होंने बोला क्या भैया टैक्स, टैक्सेशन पावर्स, टैक्स लगाने की पावर होनी चाहिए. हनुमंता राव कमेटी की सुन लो. हनुमंता राव कमेटी, और इसके बारे में लाइक इसके बारे में ज्यादा नहीं है, नॉर्मल चीज है, इसको मत लिखो. अब जीवीके राव कमेटी लिखो. जीवीके राव कमेटी ने बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट चिल्ला रहे हैं, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ग्रास रूट लेवल पे ग्रास तो रहेगी लेकिन रूट नहीं रहेगी.
तो ग्रास विदाउट रूट ऐसा फ्रेज इन्होंने दिया GV राव कमेटी ने कि आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप हेड बना दोगे एट द एंड हर चीज का, तो फाइनली क्या होगा, आपके रूट्स तो रहेंगे, ग्रास तो रहेगी बट रूट नहीं रहेंगे, तो ग्रास विदाउट रूट जैसा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। नीचे की तकलीफ ऊपर नहीं आएगी। यस, लिखो। द फेनोमेना ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी ज्यादा फैल गई, मतलब सरकारी नौकर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी तो ला नहीं रहे, ब्यूरोक्रेटाइज कर रहे हो। द फेनोमेना ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन अगेंस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन वीकन द PRIs, कमजोर कर दिया, वीकन द PRIs, द फेनोमेना ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन अगेंस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन वीकन द PRIs, वीकन द PRIs resulting in what is called grasses without roots। LM सिंघवी के बारे में लिखो, LM सिंघवी कमेटी, भैया क्या था? ये बोले LM सिंघवी कमेटी, ये बोले, ये सब कुछ सेम बोले। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग बुलवाते हैं इनसे, थोड़ा सा बस अलग वाला पार्ट लिखो। लिखो, न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस। न्याय पंचायत की बात कही इन्होंने, should be established for the villages। क्लस्टर मतलब बहुत सारे विलेज के एक है ना, अब हर विलेज की न्याय पंचायत होगी तो कितने सारी हो जाएंगी, किसी को पैसे देंगे। थंगन कमेटी के बारे में लिखो, थंगन कमेटी, PK थंगन कमेटी, इन्होंने बहुत प्यारी बात कही, इन्होंने भी बोला और LM सिंह ने भी बोला था ये बात, इन्होंने भी बोला, PK थंगन ने भी बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी गिवन टू PRI। लिखो, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी गिवन टू PRI। नंबर 2, एक मिनट वेट भैया प्लीज, जल्दी। नंबर 2, 3-tier सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड। 3-tier सिस्टम की बात करें तो अब समझ आ रहा है 3-tier सिस्टम क्या है, हाँ भैया। ये तो खाई ना फिर ऊपर से। लेकिन इनकी दोबारा लिखो। ठीक है, लिखो PK थंगन के बारे में। और पंचायती राज बॉडीज शुड हैव फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years। टेन्योर कितना बोला, PRI टेन्योर शुड बी 5 years। एक प्यारी बात बोली इन्होंने, देयर शुड बी रिजर्वेशन, 5 साल का, अरे टेन्योर 5 साल। देयर शुड बी रिजर्वेशन वुमेन, इन्होंने औरतों के हक में बात बोली, वुमेन का रिजर्वेशन पक्का होना चाहिए। देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन ऑल 3-tier ऑफ, इन ऑल द 3 tiers। एक और प्यारी बात बोली, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो ये बताएगा कि स्टेट गांव को कितना रुपया बांटेंगे। देयर शुड बी स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द पंचायत। देयर शुड बी स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर डेवोल्यूशन ऑफ द फंड्स टू द PRIs। है ना प्यारी बात। हाँ भैया बहुत। लास्ट, अब लास्ट कमेटी है गडील कमेटी, टू डिवोल्यूट द फंड टू द PRIs। फाइनेंस कमीशन टू डिवोल्यूट द फंड टू द PRIs। दोबारा बोलूं, लिख देता हूं, इनकी सारी बातें PK थंगन की जैसी थी, गडगिल के साहब की, बस एक अलग थी, इन्होंने बोला साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए। लिख लो, देयर शुड बी स्टेट इलेक्शन कमीशन। गडगिल में एक्स्ट्रा एक बात है, बाकी सारी PK थंगन की सेम थी इनकी। देयर शुड बी स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्शन ऑफ पंचायती राज इलेक्शन। जो अभी कौन कराता है? होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यस 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 यस, जो अमेंडमेंट हुआ है वो इनके बेसिस पे हुआ है। तो सारी बात यही थी इनकी। आज रिजर्वेशन भी है ST SCs के लिए, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, There should be state election commission फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द PRIs। ठीक है, और लिखो भैया। लगी रहा तो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था और ही लिखो। ये जानबूझ के बोल रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, कल करवाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है भाई।